हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंड अप। जी हाँ दोस्तों, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी दूसरी सोर्सेज से वो सारी न्यूज़ जो यूपीएससी प्रीलिम्स और इसी तरह के एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ स्टैटिक के वो पोर्शंस जो इन न्यूज़ के करंट अफेयर्स में आ जाने की वजह से अब रिलेवेंट हो गए हैं, उन सब पर एक सरसरी निगाह डालते हुए बहुत ही रैपिड मैनर में हम आज के सारे करंट अफेयर से अप टू डेट हो जाएंगे। ठीक है, तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए चलते हैं आज की पहली आइटम पर। आज की पहली न्यूज़ आइटम है, देखिए आज हमारे लैंडिंग पेज पर, हमारे फ्रंट पेज पर ही आप देख सकते हैं कि ये पेंटिंग मैंने यहाँ पर डाली हुई है, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टील इसका नाम है। ठीक है, आज बेस्टील डे मनाया जाता है फ्रांस में। वैसे पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि बेस्टील डे क्या है। पूरी दुनिया में फ्रांस को बेस्टील और बेस्टील डे की तरह से देखा जाता है। देखिए 26 जनवरी जैसे इंडिया में मनाई जाती है रिपब्लिक डे के तौर पे, वैसे ही फ्रांस में इसको, ये फ्रांस का सबसे बड़ा नेशनल हॉलीडे है। ठीक है, बेस्टील के बारे में हर सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट जानता है क्योंकि इसका पूरा रिलेशन फ्रेंच रेवोल्यूशन से है। ठीक है, बेस्टील जो है एक किला है जिसको कि जेल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। देखिए 1789 में जब फ्रांस में रेवोल्यूशन की शुरुआत हो रही थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन की, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़े हुए काफ़ी रेवोल्यूशनरी लीडर्स को यहाँ बेस्टील में बंद करके रखा गया था। तो आज ही के दिन जनता पूरी उठ खड़ी हुई, एकदम पूरा अपराइजिंग हुआ और लोग जाकर बेस्टील किले में घुस गए और अपने सभी रेवोल्यूशनरी साथियों को उन्होंने वहाँ से छुड़ा लिया। ठीक है, इसी से ये बात पूरी जग जाहिर हो गई कि अब जो है राजा का सिक्का नहीं चलेगा, यहाँ पे जनता का सिक्का चलेगा। तो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीन फ्रेंच रेवोल्यूशन के मॉनिकर थे, तीन वहाँ के शुभंकर थे, तीन वो शब्द थे, वो नारे थे जिनके इर्द गिर्द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को गुथा गया था, बुना गया था। ठीक है, पूरी दुनिया में ये सबसे पहला, आप कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को मानने वाला रेवोल्यूशन था। ठीक है, और इसके ये किस तरह से इसका बैकग्राउंड था, क्यों इसकी उत्पत्ति हुई और इसके बाद इसकी परिणति कैसे नेपोलियन के राज में हो गई, ये सब जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं नॉर्मन लूसे वगैरह से, वो सब इसके बारे में जानते हैं। जो नहीं जानते मैं उन्हें स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि पढ़ के रखिए। ठीक है, हमारी हिस्ट्री के एनसीईआरटी बुक्स में भी इसके बारे में दिया हुआ है। आपको याद होगा, ध्यान में होगा, हमारे एनसीईआरटी बुक्स में इंडिया के अलावा हमने सिर्फ 3 देशों की क्रांति के बारे में पढ़ा है, अमेरिकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि हमारे समाज, आधुनिक डेमोक्रेसी की जो सोच है, जो आधुनिक समाज है, मॉडर्न नेशन स्टेट है, उसकी जो अवधारणा है, हमारी जो हमारा कॉन्सेप्ट है, उसमें इन 3 क्रांतियों का सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, वैसे ही जैसे दुनिया भर में अगर कोई नॉन वायलेंस के बारे में पढ़े तो वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में भी पढ़ेगा, क्योंकि देखिए इतना बड़ा देश है जिसको नॉन वायलेंट मीन्स ने आज़ादी दिलाई अंग्रेज़ों से। ठीक है, तो उसी तरह से आज का दिन बेस्टील डे है। भूले भट के कभी किसी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है बेस्टील डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। यूपीएससी प्री में चांसेस कम है, दूसरे एग्जाम्स में तो बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। बाकी आंसर राइटिंग वगैरह में फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड मामलों में बेस्टील एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन के इतिहास का। ठीक है, तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं आज की पहली न्यूज़ आइटम पर, जो कि है शुद्ध देसी डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, देखिए आईआईटी कानपुर ने एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस डेवलप कर लिया है, उसका नाम रखा है शुद्ध, जो कि 10 बाई 10 स्क्वायर फीट रूम को जस्ट 15 मिनट में क्लीन कर देता है। क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेस का इस्तेमाल करते हैं और 15 वॉट का देखिए लाइट रहती है इसमें। इट हैज़ द फीचर ऑफ स्मार्टफोन अटैच टू इट। द डिवाइस कैन बी ऑपरेटेड रिमोटली एज वेल। तो पूरा का पूरा रूम देखिए, क्लासरूम हो, मॉल का रूम हो, ऑफिस हो, रेलवे स्टेशन हो, ये पूरा अल्ट्रावायलेट रेस से सैनिटाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए यूवीसी अल्ट्रावायलेट सी जो है, इट इज़ यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दिस इंक्लूड्स ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया एज वेल। ठीक है, जो ड्रग से भी, मतलब एंटीबायोटिक वगैरह से भी जो क्योर नहीं हो रहा है, वो अल्ट्रावायलेट सी से क्योर हो जाता है। दूसरे जो अलग फॉर्म होते हैं यूवीए और यूवीबी, उनसे सनबर्न हो सकता है, प्रीमेच्योर एजिंग हो सकता है, उसको यूज़ नहीं किया जाता है। यूवीसी वैसे ह्यूमन बींग्स के लिए डेंजरस भी होता है, यानी इसको किसी रूम को डिसइंफेक्ट करने के लिए अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उस कमरे को खाली कर देना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो ये इस देखिए किसने इस डिवाइस को डेवलप किया है, आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया है। ये आप याद रखिए, ये आपसे किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ है अबाउट मॉडर्न फायर फाइटिंग फॉर शिपिंग। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने क्या किया है, 107 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं फॉर मॉडर्न फायर फाइटिंग फैसिलिटीज़। ठीक है, टू ऑगमेंट फायर फाइटिंग फैसिलिटीज़ इन हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स कोलकाता पोर्ट में। ठीक है, कोलकाता में हल्दिया जो है एक डॉक है, वहाँ पर 107 करोड़ रुपए से फायर फाइटिंग अप्रूव किया गया है। ठीक है, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टोरेट। ठीक है, यहाँ पर लगता है ऑयल इंपोर्ट किया जाता है। द एलएनजी एंड एलपीजी कार्गो आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन हल्दिया पोर्ट इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, इस तरह की हमारी डील्स हुई हैं विदेशों में कि एलएनजी और एलपीजी कार्गो वहाँ पर आएगा। लिक्विफाइड नेचुरल गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, फिर इसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में वो कौन सा केमिकल होता है, वो कौन सी गैस होती है जिसकी वजह से स्मेल आती है, कोई
आइसोब्यूटेन करके, मिथाइल आइसोब्यूटेन वो केमिकल है, वो कंपाउंड है। आपको पता होना चाहिए, किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। तो देखिए हल्दिया पोर्ट में अपग्रेड किया जा रहा है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से पोर्ट में अभी फायर फाइटिंग के लिए सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है या 107 करोड़ रुपए का वहाँ पे अनुदान दिया गया है। तो हल्दिया पोर्ट आपको सीधा सीधा मेंशन करना पड़ेगा। वहाँ वेस्ट बंगाल या कोलकाता ज़रूर ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, क्योंकि उससे तो बहुत आसान हो जाएगा, सिर्फ हल्दिया रहेगा। ये याद रखिए, याद रखने में बहुत आसान है, ठीक है। ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टोरेट भी देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में आता है। ऑब्वियसली अंडर द guidelines of OISD, the ministry has prioritized safety and security of cargo operation in all major ports, ठीक है। चलिए ये थी ये न्यूज़। आज की अगली न्यूज़ है अबाउट, देखिए इसका टाइटल दिया है मैंने, राम जी की निकली सवारी, ठीक है। राम जी की सवारी इंडिया से निकल के नेपाल तक पहुंच गई है, क्योंकि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली जो है, उन्होंने ऐसा ऐलान किया है कि इंडिया में जो अयोध्या है वो एक्चुअली फेक अयोध्या है। देखिए फेक न्यूज़ के दौर में अब फेक अयोध्या भी शामिल हो चुकी है। वहाँ उनका कहना है कि राम जी नेपाली थे और नेपाल में ही जो है रामायण की पूरी घटनाएँ हुई हैं। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूँ कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं, साउथ ईस्ट एशिया के कई देश ऐसे हैं जहाँ पर कि ये माना जाता है कि रामायण की घटनाएं वहाँ पर हुई हैं, ठीक है। थाईलैंड की जो राजधानी है वो कुछ ही साल पहले वो अजुक्ता उसका नाम था, अजुक्ता मतलब अयोध्या, ठीक है। थाईलैंड के जो राजा हैं उनका नाम किंग रामा द 9th है, भूमि बोल अतुल्य देज। अभी रिसेंटली उनका देहांत हुआ, उनके बेटे राजा बने हैं अभी, तो वो शायद रामा द 10th हो ना हो, उसको लेकर मैं श्योर नहीं हूँ, पर उनके पिताजी जो थे वो किंग रामा द 9th थे, ठीक है। तो वो थाईलैंड वालों का मानना है कि रामायण की घटना वहाँ पर हुई। तो पुराने समय में हिंदू धर्म और भारत जो है उसका एम्पायर काफ़ी दूर तक था, साउथ ईस्ट एशिया के इस तरह के कई देशों तक था। देखिए जावा, सुमात्रा, बाली, ये जो द्वीप है थाईलैंड के, इंडोनेशिया, ये सब के, तो ये आप जानते हैं कि ये हमारी इंडियन मिथोलॉजी से ही ये नाम निकल के आ रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कंबोडिया में अंकोर वाट करके बहुत पुराना विष्णु भगवान का मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है शायद वो, ठीक है। तो वहाँ कंपुचिया पहले उसको कहा जाता था, वहाँ पर भी भारत के राजाओं का वहाँ पर राज चलता था, भारत से ही गए हुए लोग वहाँ पर राज करते थे। तो ये अपने आप में ये कोई बहुत यूनिक बात नहीं है, पर ये जो क्लेम किया जा रहा है, ये देखिए ये एक राजनीतिक क्लेम है, ठीक है। अभी नेपाल में जो घटनाएं हो रही हैं, अगर कोई उसको नज़दीक से देख रहा है, इस पे ज़रूर मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। नेपाल के साथ हमारे संबंध, हमारे सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा वाइटल हमारे रिलेशंस हैं, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हैं ही। वो ये है कि KP शर्मा ओली जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वो वहाँ पर एक तरह से समझिए एंटी इंडिया, इंडिया के खिलाफ बात करके अपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन नेपाल के ज़्यादातर पॉलिटिशियन जो हैं वो प्रो इंडिया है, ठीक है। तो वो उनको इस मामले में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनकी पार्टी जो कोalition की वजह से वो सरकार में है, सत्ता में है, उसने उनसे कह दिया है कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, पर वो इस्तीफ़ा देने को अभी डिले कर रहे हैं, इस्तीफ़ा दे नहीं रहे हैं। उनका कहना है हमें निकाल दो तब हम निकलेंगे, हम खुद से तो इस्तीफ़ा देने से रहे, ठीक है। वो अपनी पोजीशनिंग ऐसी कर रहे हैं कि उनकी छवि एक एकदम भारत के खिलाफ और बहुत ज़्यादा प्रो नेपाल के राष्ट्रवादी नेता के तौर पर हो जाए, क्योंकि अब बहुत जल्द उन्हें फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब उनकी पार्टी भी टूट जाएगी, कितने लोग उनके साथ आएंगे क्या पता। तो वो कह रहे हैं कि पार्टी वगैरह जो है बाहर में जाए, मैं अपनी अलग ऐसी छवि बना लूंगा कि लोग मुझे अलग से आकर के वोट देंगे, मेरे नाम पर वोट देंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जाएंगे, दिन ब दिन आप देखते जाएंगे कि भारत के खिलाफ उनके बयान और ज़्यादा तीखे होते चले जा रहे हैं, ठीक है। नेपाल के एक दो और नेपाल के जो माओवादी नेता हैं, पुष्प कमल दहल प्रचंड, ठीक है, बाबूराम भट्टाराय और एक दो और नेता हैं, उनके बारे में आपको पढ़ के रखना चाहिए। मेंस में आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, इंटरव्यू वगैरह में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी जानकारियाँ रखना, ठीक है। ये तो देखिए आज जो ये अयोध्या वहाँ पर है, तो ऑब्वियसली ये बहुत ही विचित्र किस्म की बात है, हास्यास्पद किस्म की बात है। फिर भी कई करंट अफेयर्स जो लोग डेली कवर करते हैं उन्होंने इसको न्यूज़ में जगह दी है। तो मैं आपको ये बात बता दूं, चलिए ये तो आपसे नहीं किसी एग्जाम में पूछेगा कि किस देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि राम जी वहाँ के रहने वाले थे, वैसे भूले भटके किसी एग्जाम में पूछ भी सकता है। पर जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है, देखिए कि एक इवेंट हुआ काठमांडू में कि इस पर भानु जयंती पे, ठीक है। तो मेरे दिमाग में आया भानु जयंती किस लिए मनाई जाती है। भानु जयंती नेपाल के एक आदि कवि हैं भानुभक्त आचार्य, उनके जन्मदिन पर मनाई जाती है। तो इस न्यूज़ के करंट अफेयर्स में आ जाने की वजह से आपसे भानु जयंती और भानुभक्त आचार्य जो कि नेपाल के आदि कवि कहलाते हैं, उनके बारे में सवाल किया जा सकता है। तो वो पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। भानुभक्त आचार्य जो थे, देखिए 1814 से 1868 तक वो नेपाल में थे। वो नेपाली पोएट, ट्रांसलेटर और राइटर हैं। उन्होंने रामायण का संस्कृत से नेपाली में ट्रांसलेशन किया, ठीक है। रामायण का संस्कृत के अलावा किसी भी दूसरी भाषा में ये पहला ट्रांसलेशन था, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि रामचरितमानस भी ब्रज अवधि में 1500 के आसपास
लिखी गई है, लेकिन वो अपने आप में एक सेपरेट ग्रंथ है, वो रामायण का ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक है। और अलग अलग तेलुगु भाषाओं वगैरह में लोगों ने अपनी अपनी रामायण लिखी है, ठीक है। देश के हर एक भाषा में अपनी एक रामायण मौजूद है, पर ये रामायण का अनुवाद है, संस्कृत रामायण का अनुवाद सबसे पहले जो किसी भाषा में हुआ तो वो नेपाली भाषा में हुआ, जो कि आदि कवि भानुभक्त आचार्य जी ने वो किया, ठीक है। इसलिए आदि कवि भारत में वाल्मीकि को कहा जाता है। तो सबसे पहले कवि थे जिन्होंने रामायण लिखी, तो अब उन्होंने नेपाली रामायण लिखी है तो उन्हें नेपाल में आदि कवि कहा जाता है, ठीक है। इस पोएम्स उनके जीते जी उनके जीवन की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, उनका विकिपीडिया पेज आप पढ़ सकते हैं। उनके जीते जी तो उनकी कविताएं भी पब्लिश नहीं हुई, किसी ने उनको कोई महत्व नहीं दिया, पर उनकी मृत्यु के उपरांत उन्हें नेपाल का सबसे बड़ा कवि माना जाता है, ठीक है। तो देखिए कैसे ऐसा होता है कि नेतागण जो है अपनी राष्ट्रवादी छवि बनाने के लिए, राजनीति में राष्ट्रवादी संवेदनाओं का इस्तेमाल करने के लिए राष्ट्र के जो प्रसिद्ध नेता हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, कवि है, ठीक है, नेपाल के जो भी बड़े बड़े लोग रहे होंगे इतिहास में, उन सबको एक तरह से अपने साथ जोड़ ले रहे हैं कि अगर आप भानुभक्त आचार्य जी का सम्मान करते हैं तो आपको मेरा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं नेपाली अस्मिता से जुड़ा हुआ एक नेता हूं उन्हीं की तरह, ठीक है। इस तरह से राजनीति होती है। अधिकतर लोग भारत में, खैर नॉर्थ इंडिया में तो एटलीस्ट बच्चा बच्चा इस तरह की राजनीति को समझता है, जो नहीं समझते उनको ये देखना बहुत ही रोचक है, क्योंकि हमको ये सब बातें जाननी चाहिए इसलिए कि हमारे देश में कोई हमें इस तरह से ना बेवकूफ़ बना सके, ठीक है। समझने वाले समझदार हैं, समझ जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए भानु जयंती के बारे में बताया जा रहा है कि सिक्किम में भानु जयंती मनाई गई 13 जुलाई को। ये सिर्फ और सिर्फ नेपाल में नहीं मनाई जाती, देखिए भारत में भी सिक्किम में मनाई गई है, ठीक है। इसीलिए ये न्यूज़ को मैंने कवर किया यहाँ पर। देखिए 13 जुलाई 2020 को 206वीं 206th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भानुभक्त आचार्य जी का किया गया यहाँ पर, ठीक है। भानुभक्त आचार्य जो है नेपाल के तनहु डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे, वगैरह वगैरह, जो सारी जानकारियाँ मैंने आपको पहले ही दे दी, ठीक है। 2020 में इनका जो सेलिब्रेशन किया गया द नेपाली साहित्य परिषद सिक्किम में, सिक्किम भूटान में, देखिए नेपाल के बहुत सारे लोग नेपाली ओरिजिन के लोग भी रहते हैं भूटान में। इन लोगों ने कई बार इस तरह के आरोप भी लगाए हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है वगैरह वगैरह, तो ये भी वहाँ पर एक मुद्दा है। तो सिक्किम में चलिए एटलीस्ट मेरे ख्याल से इस तरह की कोई शिकायत नहीं लोगों की होगी, क्योंकि वहाँ पर जो कल्चरल प्रोग्राम हुआ, देखिए नेपाली साहित्य परिषद के द्वारा, वो चीफ मिनिस्टर सिक्किम के जो हैं प्रेम सिंह तमांग, ठीक है, जो अपने आप में बहुत एकदम रॉकस्टार चीफ मिनिस्टर हैं। इनके बारे में आपको ज़रूर पढ़ के रखना चाहिए। जो भी पब्लिक सर्विस में जाने की इच्छा रखते हैं भारत में लोग, उनके लिए एकदम आइडियल होने चाहिए प्रेम सिंह तमांग। वो कंटिन्यूअस 5 या 6 बार सिक्किम के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, और उनके नेतृत्व में सिक्किम जो है बहुत रैपिड प्रोग्रेस करता चला जा रहा है। सिक्किम में किसी तरह की ये यहाँ के नेता है वो वहाँ के लोग हैं, लोकल आदमी वर्सेस बाहरी आदमी, इस तरह की राजनीति नहीं होती वहाँ, विकास की राजनीति करते हैं प्रेम सिंह तमांग। तो बहुत ही एकदम मतलब फॉलो करने लायक वो नेता है वहाँ के। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद, उन्होंने भी अटेंड किया था, ठीक है। तो नेपाली साहित्य परिषद का ये प्रोग्राम देखिए अटेंड किया था राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने, तो ये बहुत ही बड़ी बात है, एक सिंबॉलिक। वहाँ पे नेपाली कम्युनिटी को ये ना लगे कि हमें यहाँ पर महत्व नहीं दिया जाता, बिल्कुल देखिए सब बड़े बड़े लोग वहाँ पर अटेंड करते हैं उनके फंक्शंस, तो ये इस बात का महत्व इसलिए है, ठीक है। द डे वॉज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन वेस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट एट ग्यालसिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट सिक्किम। द ओकेजन वॉज सेलिब्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सांगे लेप्चा, द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सिक्किम। तो जहाँ जहाँ पर भी ये आयोजन किया गया वहाँ पर बड़े बड़े गवर्नमेंट डिग्निटरीज ने इसको अटेंड किया, ठीक है। तो भानुभक्त भट्ट आचार्य जो है, इनके बारे में, ये नेपाली आदि कवि हैं, इन्होंने रामायण का ट्रांसलेशन नेपाली भाषा में किया, और रामायण का पहला ट्रांसलेशन संस्कृत के बाद वो नेपाली भाषा में हुआ था। ये पॉइंट्स एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए न्यूज़ आइटम है क्या हुआ तेरा वादा, ठीक है। जो बहुत ही फेमस चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट है, जो कि बहुत बड़ा इंडिया के और नरेंद्र मोदी जी का अचीवमेंट माना जाता रहा था स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा जो चाइना ने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बना दिया, तो हमारा उस तरह से एक जवाब था चाइना को ग्वादर पोर्ट। उससे देखिए धीरे धीरे करके इंडिया को वहाँ से साइडलाइन किया जा रहा है, पता नहीं इसके एक्चुअल कारण क्या है। तो देखिए चाबहार पोर्ट का जो प्रोजेक्ट है, ये तो 4-5 साल पहले से सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स इसको पढ़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट, और हर बार एक नया क्वेश्चन इससे आ जाता है। इसका ये पूरा जो मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट ये लिंक है, कहाँ से कहाँ तक शिप जाएगी, कहाँ से कहाँ तक रेलवे लाइन बिछेगी, कहाँ से कहाँ तक रोड जाएगी, जो एक नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर इंटरनेशनल रोड है उसमें जाके जुड़ेगी। इसमें कौन कौन से शहर इन्वॉल्व हैं, ये मैप यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, आप इसको गूगल करके पढ़ के इसके नोट्स बना के रखिए, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लगा के इसमें इन्वेस्ट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स आपको सब याद रहने चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो ये रेलवे लाइन प्रोजेक्ट था, इसमें बोल रहे हैं कि इंडिया का पार्टिसिपेशन होने की बात थी, पर इंडिया की तरफ से फंड्स में डिले हुआ जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि अब हटाओ, इंडिया को ईरान खुद ही बना देगा इसको, ठीक है। देखिए एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि इंडिया और ईरान के एसोसिएशन से यूनाइटेड स्टेट्स और डोनाल्ड
डोनाल्ड ट्रंप जी की जो सरकार है वो काफ़ी डिससेटिस्फाइड रहती है। उनका हमेशा रहता है कि आप ईरान को मत सपोर्ट करिए, जैसे उन्होंने इराक में रेजिम चेंज वगैरह किया है वो ईरान में भी वैसा करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ईरान इराक की तरह एकदम ज़्यादा गरीब और दुनिया भर से कटा हुआ देश नहीं है, उसके रशिया, चाइना और इंडिया जैसे सपोर्टर्स हैं। तो यूएस वाले हमेशा चाहते हैं कि ये सपोर्टर्स वहाँ से हटे, है ना। तो और रशिया, चाइना चलिए हमेशा इंडिया के अगेंस्ट यूएस के अगेंस्ट रहते हैं, पर इंडिया एक ऐसा ग्लोबल डेमोक्रेटिक देश है कि अगर वो किसी देश के साथ खड़ा हुआ है तो उस देश के खिलाफ यूनिलैटरली एक्शन लेना किसी भी देश के लिए संभव नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो प्रोजेक्ट था इससे इंडिया को हटा दिया गया है। तो ये पॉइंट इसमें किसी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जा सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में आप पढ़ के रखिए डिटेल में, कोई ना कोई पॉइंट इससे ज़रूर आपको किसी ना किसी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अगली जो न्यूज़ आइटम है दैट इज़ एमपी एट द टॉप, पीएम स्वनिधि योजना है, ठीक है। देखिए दूसरा जो बॉक्स है आपकी स्क्रीन पर उसको देखिए, ये पीएम स्वनिधि स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है दैट वाज लॉन्च्ड ऑन 1 जून 2020 टू हेल्प एंड फॉर्मलाइज द स्ट्रीट वेंडर्स इन्वॉल्व्ड इन स्मॉल बिजनेसेस अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। 10,000 रुपये का लोन, मैंने वीडियो में इसके बारे में बात की थी। बहुत ही अच्छी ये स्कीम है कि जो सड़क पे ठेला चलाते हैं, जो लोग सड़क में रेडी लगाते हैं, जो सड़क में कोई सामान बेच रहा है मान लीजिए, उसको 10,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा बैंक की तरफ से, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर टू स्ट्रीट वेंडर्स अक्रॉस द कंट्री सो दैट दे कैन रिज्यूम देयर बिजनेस इन द पोस्ट नेशन वाइड लॉकडाउन पीरियड, ठीक है। जो लॉकडाउन हुआ उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं वो लोग, तो उन लोग कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, तो उनको 10,000 रुपये साल भर के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जो 7% इंटरेस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी, वेल द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑन द लोन अमाउंट विल बी बॉर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट रिस्पेक्टिव स्टेट जो कि स्ट्रीट वेंडर रजिस्टर्ड है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। कौन सी गवर्नमेंट कितना इंटरेस्ट देगी, एक साल के लिए इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, 10,000 रुपये का अमाउंट है लोन का, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस का, ठीक है। फर्दर द स्ट्रीट वेंडर्स हु विल टाइमली रिपे द लोन अमाउंट विल बी एलिजिबल फॉर अ लोन ऑफ 20,000 इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अंडर द स्कीम। ये पांचों पॉइंट जो है बहुत आसानी से मैं मान के चलता हूं, आप 100% गारंटी मैं दे सकता हूं यूपीएससी प्री में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द पीएम स्वनिधि योजना, ठीक है। ये सब याद करके रखिए, नोट करके रखिए, क्लियर हो जाइए इस पॉइंट के बारे में। बेसिकली आपको कंफ्यूज करने वाले पॉइंट दे दिए जाएंगे वहां पर, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसानी से मार्क कर देना है, ठीक है। अच्छा, इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन में एमपी जो है नंबर 1 चल रहा है। उन्होंने अब तक देखिए 15.50 करोड़ रुपया बांट दिया है 15,500 स्ट्रीट वेंडर्स को, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, ठीक है। अगला जो न्यूज़ है द रोड फ्रॉम पर्डिशन, ठीक है। द रोड टू पर्डिशन एक बहुत ही फेमस नॉवल है, इसके बारे में आप पढ़ के देख सकते हैं। पर्डिशन का मतलब है एक तरह से आप समझ लीजिए नर्क, जहन्नुम, ठीक है। द रोड फ्रॉम पर्डिशन क्या है, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो प्रीमियर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया उनके साथ कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप कर रहे हैं कि इंडिया में और बेहतर हाईवेज और रोड बनाए जा सके, ठीक है। थ्रू अ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच विल बी कोलैबोरेटिंग विद द प्रीमियर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री लाइक IITs, NITs एंड अदर रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, उनके साथ पार्टनरशिप करके विल बी अंडर द इंस्टीट्यूशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, देखिए CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हर एक कॉर्पोरेट को कहा जाता है कि 2% ऑफ देयर प्रॉफिट्स दे शुड स्पेंड ऑन सम प्रोजेक्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के लिए कुछ उनको करना चाहिए, समाज सेवा जिसे हम सिंपल कह सकते हैं। वैसे ही इंस्टीट्यूशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी हैं, अगर आप मैनेजमेंट या टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैं, आप कोई आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, तो उसको अपने आसपास की कम्युनिटी के साथ आपको शेयर करना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक बी स्कूल है, बिजनेस स्कूल है, मैनेजमेंट कॉलेज है, तो आपके इलाके में अगर आप छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को आप किसी तरह की ट्रेनिंग दे सकें, अकाउंटिंग की, बिजनेस स्टार्ट करने की, एंटरप्रेन्योरशिप की, ठीक है। अपने इलाके के गवर्नमेंट ऑफिसेज में आप गवर्नेंस से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स कंडक्ट कर सकें, ठीक है। अगर आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, अगर आपके इलाके में आप सिंचाई से जुड़े हुए या इसी तरह के गरीब लोगों की सहायता के लिए आप कुछ कदम वहाँ पे उठा सके, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से एक डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट होगा हमारे देश का, है ना। एक दिल्ली से कितना पानी फेंकेगा कोई जिससे कि देश भर में पौधे उगें, जगह जगह जहाँ जहाँ पर आप समझिए इंस्टीट्यूशंस हैं या कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वो एक तरह से हैंडपंप का काम कर सकते हैं ताकि हर जगह बहुत सारे पौधे उग सके। लेट 1,000 फ्लावर्स ब्लूम, ये इंग्लिश का एक बहुत फेमस फ्रेज है, इसको भी गूगल करके नोट करके रखिए, आप ऐसे में और आंसर राइटिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं, सामने वाले पे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर यह है, एग्जाम में आपसे ये पूछेगा कि कौन सी एजेंसी अभी इंस्टीट्यूट्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेट कर रही है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI का आपको नाम बताना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ पर, अबाउट उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बिहाफ पे बताया गया है कि फॉर इनकरेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इंग्रेडिएंट्स API
in order to promote Make in India in the healthcare sector, the Union Cabinet has approved a scheme under which a total of 4 medical devices parks and 3 bulk drug parks will be set up in the country. देखिए, पार्क नाम से आप कंफ्यूज मत होइए, किसी को भी लग सकता है कि पार्क मतलब उद्यान बनाए जाएंगे जहाँ पर कि दवाइयों के लिए जड़ी बूटियाँ उगाई जाएंगी। नहीं, यहाँ पार्क मतलब इंडस्ट्रियल पार्क है, जिनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। ठीक है, तो एक बड़ा एरिया ऐसा डेडिकेट कर दिया जाएगा जहाँ पे कि दवाइयों वगैरह से रिलेटेड वहाँ पे कंपनियां लगाई जाएंगी, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा कि आप आइए यहाँ पर प्रोडक्शन कीजिए। ठीक है, एक पॉइंट जो यहाँ पर नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से सरकार के इस फैसले के पीछे वो कारण है, वो ये है कि हमारी अधिकतर दवाइयाँ उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी समझिए जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है दवाई बनाने का, वो चाइना से आता है। तो अब जब इंडिया में बात हो रही थी कि चाइना के ऐप बैन कर दो, चाइना का प्रोडक्ट मत खरीदो, तो कई लोग कह रहे थे कि भाई हमारी अधिकतर दवाइयाँ तो चाइना से आती हैं, अगर हम बैन करने लगे और उन्होंने वहाँ से दवाइयाँ भेजनी बंद कर दी तो फिर तो हम बहुत बड़े संकट में आ जाएंगे। तो सरकार कह रही है कि आग लगने का इंतजार मत करो, समय रहते कुआं खोद लो, पहले ही हम इस तरह के पार्क बना के दवाइयाँ अपने देश में बनाएंगे। ठीक है, ये रिलेटेड जो भी यहाँ पर ये चार्ट है आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि सबसे पहला यहाँ पर जो ये ड्रग पार्क है वो बठिंडा में बन रहा है। ठीक है, ये आप याद रख के चलिए। ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया ये आप मेंस में आंसर राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में या इंटरव्यू में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगली न्यूज़ है अबाउट नेट ग्रिड। नेट ग्रिड जो है देश में एक ऐसा नेशनल ग्रिड बनाया जा रहा है कि देश भर के जो पुलिस स्टेशंस हैं वो एफआईआर वगैरह के बारे में एक सेंट्रलाइज डेटाबेस में अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे और कोई कभी भी एक्सेस कर सकेगा किसी के अगेंस्ट एफआईआर है या नहीं है, केस चल रहा है या क्या चल रहा है, मामला कहाँ तक है। और इंटेलिजेंस की बात अगर हो, आतंकवादी या ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इस तरह की जो खतरनाक चीज़ें हैं उनसे संबंधित जो भी जानकारी होगी वो उस ग्रिड में मौजूद रह जाएगी। ठीक है, तो नेट ग्रिड बेसिकली क्या है यही आपसे पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन इस न्यूज़ के बेसिस पे तो आने की बात नहीं है। ठीक है, अगला है अबाउट ई क्रॉपिंग इन आंध्रा। ठीक है, ई क्रॉपिंग क्या होता है, देखिए ई से मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है और क्रॉपिंग यानी उसमें हो रहा है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रॉप्स किया जा रहा है। ए कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज फॉर मैपिंग ऑफ क्रॉप्स अंडर ईच ऑफ द रायतू भरोसा केंद्र इन द स्टेट हैज़ बिगन इन आंध्र प्रदेश। ये रायतू से रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक्चुअली, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकार एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन में किसानों वगैरह के लिए वेलफेयर की योजनाएं लॉन्च किए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से एक ना एक रायतू बंधु इस तरह की कोई योजना के बारे में आपसे क्वेश्चन यूपीएससी प्री में आ जाएगा। इन सारी योजनाओं की गूगल करके आप लिस्ट बना के याद करके रख लीजिए सब में क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें देखिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जा रहा है जिसमें हर फार्मर की जानकारी ली जाएगी, वो कहाँ रहता है, बैंक कॉन्टैक्ट नंबर और क्या वहाँ पर क्रॉप उगा रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर लगेगा ऐसा कि यहाँ पर कुछ और आप उनको जानकारी दे सकते हैं, सीड्स फ्रॉम द क्रॉप विल बी प्रोवाइडेड और सप्लाइड, और उनको कोई हेल्प अगर दी जा सकती है तो और क्या, जैसे देखिए इंटरेस्ट फ्री लोन, क्रॉप इंश्योरेंस, रायतू भरोसा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सब उसी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में कोई जो पैसा थोड़ा कोई दाएं बाएं कर दिया जाता था, लोग क्या है कि किस क्रॉप में ज़्यादा कॉम्पनसेशन मिलेगा जाके वो क्रॉप बता देते थे कि मैं वो क्रॉप उगा रहा हूँ, उगाते कोई और क्रॉप थे, फिर बाद में क्रॉप खराब हो गई तो इंश्योरेंस में ज़्यादा पैसा लेने के लिए वहाँ पहुँच जाते थे। इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी, वो अब इसमें ना हो, इसलिए इसका एक सर्टिफिकेट, एक कार्ड CCRC क्रॉप कल्टीवेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और उसको इशू करके ये सब किया जाएगा। और जिसमें कि यहाँ पे फिश फार्मिंग की जा रही है, मत्स्य पालन किया जा रहा है, मछलियाँ पाली जा रही हैं, उनको भी इसी के तहत रजिस्टर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ देखिए इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू आंध्रा। और जो मैंने आपको बताया कि आंध्रा और तेलंगाना की गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए जो जो स्कीम्स निकाल रही हैं, एटलीस्ट जो पिछले जनवरी से जो जो उन्होंने रिलीज़ की हैं वो सब आप याद करके रखिए। बाकी मेरे चैनल पे मैं वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूँ PT 365 की, गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिटी और आर्ट एंड कल्चर सारी की सारी, आप उसका भी सहारा ले सकते हैं याद रखने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, ये थी मेरी आज की करंट अफेयर्स की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि मेरा अप्रोच आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोज़ को शेयर करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि और किस तरह के वीडियोज़ आप मेरी तरफ से चाहते हैं UPSC एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल।